सबको जय श्री राम, राधे राधे। कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़िंदगी का आनंद ले रहे होंगे। चलिए आज भी आपके सामने मैं एक और ज़िंदगी से जुड़ा सच लेके आई हूँ आपके बीच में। आपने मेरा लास्ट वीडियो तो सुना ही होगा, मेरा क्या कसूर मेरी ज़िंदगी का सच, पार्ट 165 में हमला दिवस। हरिद्वार उत्तराखंड गंगा विहार कॉलोनी निकट लज्जा राम आश्रम उर्मी होटल के ये निवासी हैं। ये मेरे पड़ोसी हैं जिन्होंने बिना कारण मुझे टॉर्चर किया था मेरा मकान हथियाने के चक्कर में, जिसमें इनके साथ साधु ग्रुप, गुंडाराज ग्रुप भी इनके साथ शामिल है और कुछ नेता पार्षद भी। हरिद्वार में एक ऐसा गुंडाराज हो रहा है कि जो कमजोर लोग होंगे, जो निसंतान दंपत्ति होंगे, उनको मानसिक टॉर्चर करके पागल घोषित कर देना, पुलिस पे झूठी गवाहियां देना और उनकी बीवियों को चरित्र के लिए बदनाम करना और झूठे डॉक्यूमेंट्स बना करके भूमि को हथियाना और मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया का नाम दे करके बदनाम करना। क्यों तिवारी जी? क्यों रूमा बेरी जी? चलिए अब आगे टॉपिक बढ़ाते हैं। पहले ये तो जान लीजिए मैं कौन। मैं हरिद्वार से ईशा बेरी, पत्नी सचिन बेरी, पुत्री स्वर्गीय अशोक कुमार अरोड़ा जी की, हरिद्वार उत्तराखंड से। आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरी ज़िंदगी का सच। इसके लिए आप सभी को दिल से थैंक यू। और ये मेरी ज़िंदगी का ऐसा सच है जो मैं आप बीती बता रही हूँ, मेरे साथ जो प्रैक्टिकल हो रहा है। आप लोगों को मैं ये सच इसलिए बता रही हूँ कि मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है आप लोगों को लेके कि मैं आपका सम्मान खराब करना चाहती हूँ। नहीं, ये जो डोल फेस चल रहे हैं ना आप लोगों के बीच में कि इधर की उधर लगाना, चुगलियाँ करना, एक दूसरे पे झूठे आरोप लगाना, खिल्ली उड़ाना, चिल्लड़ों की तरह बजना, खाली बर्तन बजाना, इस टाइप के लोग आप लोगों के ग्रुप में भी होंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके नाम का कौन मिसयूज कर रहा है और किस लैंग्वेज में कर रहा है। मेरा उद्देश्य यही है कि आपके पास वो सच पहुंचे। हो सकता है कि आपके सामने वो कुछ लोग बहुत आपकी तारीफ करते होंगे, बहुत आपके पाँव दबाते होंगे, जी जी करते होंगे, जैसे हमारे माननीय गंगा विहार के ओम प्रकाश अंकल जी, ओम प्रकाश जगदम्बनी अंकल जी, इनके तो पूरी कॉलोनी फैन है। तो हो सकता है कि इनको भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो और इनका भी नाम कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा हो मुझे धमकाने में। अभी आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब इन्होंने हमला किया था और मैं पुलिस में भी गई थी और पुलिस में भी मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी और कुछ नेताओं के कारण और कुछ नेताओं की सिफारिश के कारण। अब नेताओं ने सिफारिश क्यों करी? राइट, क्योंकि इनके कान में मेरे खिलाफ एक गलत इमेज बना रखी थी। जब गलत इमेज बना दी तो उन्होंने सोचा तो ईशा तो बहुत ही बेकार लड़की है, बहुत गलत है भैया, ठीक है ये तो तिवारी को परेशान करती होगी। मुझे एक दो ने ये बोला था कि तेरी सास रूमा बेरी भी इनको भड़काती है, ओम प्रकाश अंकल को, कि मेरी बहू बहुत आराम है। कोई बात नहीं, सच को आने में टाइम बहुत लगता है, लेकिन मेरी यही एक मेहनत लग रही है कि मैं अपना सच आप लोगों के बीच में डाल रही हूँ। जैसे सुनना है सुने, नहीं सुनता तो ना सुने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जिनने सुनना है वो सुन रहा है, वो मेरी बात को सुन रहा है। वो मैं भी तो अपना सच रखूँ ना। अरे जज भी दोनों पार्टी को कई बार मौका देता है समझौता करने के लिए, दोनों पक्ष का सुनता है, लेकिन यहाँ तो सबने एक ही पक्ष बना लिया अपना, वो भी झूठा। और मैं आपको वो सच बता रही हूँ जो सच है, जो मेरे साथ हुआ है, होता आया है। मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं ओम प्रकाश अंकल जी से पूछूं, मैंने कभी आपका कुछ बिगाड़ा? मैं तिवारी जी से पूछना चाहती हूँ, मैंने कभी आपका कुछ बिगाड़ा या मेरे पिताजी ने बिगाड़ा हो? राजकुमार भैया, ये रतनमणि डोभाल जी, रूमा बेरी से तो क्या पूछना कि मैंने क्या बिगाड़ा। रूमा बेरी तो मुझे अपना जैसा एक वेश्या बनाना चाहती थी, एक नार्सिसिस्ट वेश्या वुमेन को। ये लगता था कि मेरे घर में एक अच्छी बहू कैसे आ गई, इसकी तो वाह वाह हो रही है, तो इसका चरित्र कैसे खराब करूँ। मैं तो जिस चीज़ के लिए लाई थी, मैंने तो इसे एटीएम बनाना था, नोट छप्पन की मशीन बनानी थी, वो भी वेश्या का काम करा के, लेकिन ये तो मेरे हाथ से निकल गई। तो इसने सोचा
मेरे तो चरित्र पे दाग लग रहे हैं। सारे रिश्तेदारों को बड़ा था भाई विश्वास, बड़ा प्यार करते थे। इनकी बहनें, इनके ससुराल वाले, इनकी फैमिली वाले कह रहे बड़ी अच्छी बहू आई है, रूमा को तो बड़ी अच्छी बहू मिल गई। पता नहीं इसके इतने तो गंदे कर्म है इसके रूमा के, फिर भी इतनी अच्छी बहू मिल गई। अब तो रूमा के तो बहुत अच्छे दिन कटेंगे। और सारी बहनें मुझे जब मुंह दिखाई दे रही थी तो सारी बहनों ने कहा था जैसे रूमा कहेगी वैसा करना पड़ेगा, जैसी रूमा कहेगी वैसा करना। अरे हमने तो अपनी दादी बुआ और अपने इनसे परिवारों से ही सीखा। ठीक है भैया, जैसे बाप के आगे जुबान नहीं चलाई वैसे सास के आगे नहीं चलाएंगे। जैसे वो कहेगी वैसे करते रहना। मम्मी जी करते रहना। अगर वो कहेगी 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठ जाएंगे। वो कहेगी आज ये सब्जी नहीं बनेगी तो ठीक है, हमारी सासू माँ की मर्जी से बन जाएगी। हमने तो ये सोचा था, यहाँ तो उल्टा ही निकल गया। यहाँ तो कह रही है कि मैं तेरे को खाना बनाने के लिए कोई लाई थी। मैंने जो किया है पूरी जिंदगी वो तुझे भी करना है, क्योंकि मैं तो बूढ़ी हो रही हूँ और मैं तेरी हेड हूँ। तू ये काम को संभाल, फिर मैं तुझे इस गंगा विहार कॉलोनी की भी एक नेता बना के रहूँगी। मेरी बहुत पहुँच है ऊपर तक सारी नेताओं से, बस नेताओं को खुश करना पड़ता है। अब हमने यहाँ पे भी मार खा ली। अबे नेताओं को खुश करना पड़ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा घर पे ही तो बुलाएगी। चाहे नाश्ता कराना पड़ेगा, शाही पनीर बनाना पड़ेगा, है ना, दाल मखनी बनानी पड़ेगी। हमने तो वही सोचा था, पर यहाँ तो नेताओं को खुश करने की तो बात ही अलग आ गई। यहाँ पे तो खाना नहीं परोसना था, यहाँ तो बिस्तर पे मुझे परोसना था। फिर उनको पप्पियाँ दे करके, उनको प्यार में वश में करके, और रूमा बेरी के वो गंदे गंदे टोटके, शमशान की राखें और महिलाओं के ब्लड, पीरियड्स ब्लड को पानी में घोल करके और अपने आशिकों को पिलाओ बिस्तर पे, ताकि वो तुम्हारे जिस्म के मोह हो जाए। फिर इनकी वीडियो बनाओ, फिर इनको टॉर्चर करो कि देखो अगर तुमने मुझे सीट नहीं दी ना नेता की तो मैं ये लीक कर दूंगी वीडियो। क्यों रूमा बेरी जी? वैसे ना ट्यूशन मैंने तुम्हारी 1 साल की जरूर ली है शुरू में तुम्हारे घर में रह के, लेकिन मैंने ट्यूशन बहुत बढ़िया ली है आपसे कि मुझे एक एक मिनट की सारी बातें याद है आपकी। इसलिए तो मुझे स्कूल टाइम पे याद होता ना तो मैं तो आज टॉपर होती। तब तो मेरे पापा खूब धुनाई करते थे मेरे नंबर ज़रा से भी कम आ जाए। काश ये माइंड मेरे पास पहले होता इतना होशियार वाला। तुमने जो जो बातें मुझे बोली ना वो मेरे दिल दिमाग जहन में सेट हो गई। मैं अपना सच उजागर ना कर सकूं आपके बीच में तो आपने मुझे सिजोफ्रेनिया बीमारी दे दी, वो भी फ्रॉड पेपर बना रखे हैं आपने हॉस्पिटल के, जिसमें दीप तिवारी जी शामिल है, रतनमणि डोभाल जी शामिल है, कुछ नेता भी शामिल है। ऐसे कोई मेरी मानसिक बीमारी के लिए कोई पेपर बन जाएगा, इसका भी प्रूफ मैं जल्द ही आपके बीच में डालूंगी कि असली में मैं कौन सी बीमारी से जूझ रही हूँ। मैंने कोर्ट पे पेपर तो जमा करा दिए, तिवारी जी को पता लग गया होगा इनके वकील के माध्यम से। चलिए अब मैं आपके आगे और एक और सच बताना चाह रही थी कि जब आपने लास्ट वीडियो सुना हमला दिवस का, तो फिर पुलिस के कहने पे मैं कोर्ट चली गई। कोर्ट में मैंने डाल दिया और उसमें भी इन्होंने चालाकी करी कि खाली पुरुष डिपार्टमेंट को रखा केस लड़ने के लिए। मेन मुद्दा जिन महिलाओं ने मेरे साथ शोषण किया, मानसिक शोषण किया, शारीरिक मार दी, बदतमीजी बोली, एब्यूसिस बोले, नीचा दिखाया, दबाया, गुंडागर्दी दिखाई, उन सब के महिलाओं के नाम काट दिए। मेन यही नाम थे मीनाक्षी तिवारी और मेघा तिवारी, इनकी बेटी टिन्नी, निधि शर्मा और ये वंदना भाभी। देखो इसमें मोनू का कोई रोल नहीं है। मैं क्यों झूठ बोल दूं कि इनका बेटा मोनू भी शामिल था, निशांत नहीं। मुझे भी ऊपर वाले को जवाब देना है। और रतनमणि डोभाल जी की पत्नी, इनका नाम नहीं पता आंटी का मुझे, अंजू बेरी, राहुल बेरी और हमारी सास रोमा बेरी, और हमारा पुलिस डिपार्टमेंट सप्तऋषि चौकी, बड़ी कोतवाली। जहाँ जहाँ मैंने मदद मांगी इन लोगों ने कहा कोर्ट जाओ। मैंने कोर्ट में डाला तो वहाँ पे भी मेरे साथ गद्दारी कर दी गई, वहाँ नाम ही हटा दिए वकील ने। वो वकील थे मुकेश सारस्वत जी, और हमारा एक एस्ट्रोलाइजर आचार्य निर्मल जो मेरे घर में आता था, गंगा विहार कॉलोनी वाले लोगों ने देखा होगा, जो हमारे घर का एक फैमिली मेंबर बन गया था, जिसमें हमने अपनी संपत्ति का दावेदार भी उसे बना दिया था कि हम उसके बच्चों को देंगे और उसे भी देंगे, क्योंकि वो एक ब्राह्मण भी था। हमने सोचा चलो दान हो जाएगा। वो मैंने सुना था भागवत में कि भूमि दान करने से पुण्य मिलते हैं अपने पितरों को, तो मैंने सोचा बाहर वाले को देने से अच्छा है क्यों ना इनको दिया जाए।
लेकिन ये भी पता चला कि ये तांत्रिक, ये एस्ट्रोलॉजर की आड़ में बहुत बड़ा तांत्रिक था, जिसने मुझे बिस्तर पर लेटाने की पूरी जान और कसर लगा दी थी इनके कहने पे, क्योंकि ये पाला हुआ इन्हीं का ही था। इसको पैसा मिलता था मुझे बर्बाद करने के लिए। इन्होंने हर तरह से हथकंडे अपनाए मुझे मारने के लिए, मेरी संपत्ति हड़पने के लिए। एक तो गंगा विहार का मकान जो मेरे पति ने अपने खुद स्वयं खून पसीने से बनाया है, हम दोनों की मिली भगत और मेरे पापा के आशीर्वाद से, और दूसरा मेरा मकान, पिताजी की संपत्ति नींबूगेर मोती बाजार हरिद्वार, जिसको हत्याने की साजिश में मेरी माँ को ड्रग्स देके मारा गया, और मेरी बहन लापता है। मेरी बहन को गायब कर दिया, किडनैप किया हुआ है या मारी गई है, इसकी कोई सूचना मुझे पुलिस डिपार्टमेंट भी नहीं दे रही है। मुझे कोई सूचना नहीं मिल रही है अपनी बहन ईमानी की। पर आज ये आहा और शराब जरूर मैं उन लोगों को दूंगी जिन्होंने मेरी प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करी है। ऐसी ही तुम्हारी औलाद के साथ हो, तब पता चलेगा कर्मा लौट कर आता है। जैसे जब मछली, जैसे छिपकली जिंदा होती है ना, तो वो सारे कॉकरोच खाती है घर के, और जब छिपकली मरती है तो कीड़े मकोड़े उसे मिलकर खाते हैं। तो जैसे तुमने मेरे पापा की संपत्ति हड़पने के लिए मेरी माँ को ड्रग्स देके मारा, मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसे गायब करवा दिया, मेरे मायके वालों को धमकवाया गुंडों से, ठीक है, बदमाशी दिखाई, अभी सारा सच उजागर करोगी, कैसे कैसे धमकियाँ मिली थी, ठीक है, वो सब खुलासा होगा। और तुमने मुझे मरवाने के लिए मेरे ही घर में पहले काली मंदिर के सारे तांत्रिक लगाए थे, फिर मेरी ज़िंदगी में एक लगाया गया एक एस्ट्रोलॉजर सुखदेव शर्मा, जिसकी मैंने फ़ोटो मेरी आप शॉर्ट वीडियो में भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी देख सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं। ये वो खंजर लगा है मेरे अंदर से कि ज़िंदगी में जिस व्यक्ति पे मैं अपने पापा के बाद अगर मैंने विश्वास किया है, तो मैंने पहले तो अपने पापा के जाने के बाद एक विश्वास किया था मानव अधिकार के चेयरमैन लक्सर के नितिन चौधरी उर्फ नीलू, जिनको मैंने अपने पापा के बराबर का एक विश्वास दिया था, अपने महादेव के बराबर का दिया था। वो बिफोर मैरिज था, हमने कहा चलो कोई नहीं, उन्होंने हमारी संपत्ति भी खाली कराई थी, उन्होंने मदद की थी। लेकिन दूसरा जब मेरी ज़िंदगी में एक और आया एक सहारा बनके, जिसने कहा कि हम साथ रहेंगे, मेरी बीबी तो मेरे बच्चे, हम एक फैमिली की तरह रहेंगे, मैं हमेशा सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, तुम हमारे में रहना, हम तुम्हारे में रहेगा। ये तो इतना बड़ा तांत्रिक निकला कि मुझे ईश्वर के अलावा कोई नहीं बचा सकता था, डॉक्टर भी नहीं बचा सकता था मुझे। ये मेरे कर्म थे जो मैं बच गई, नहीं तो इसने भी पूरी जान लगा दी थी मुझे ख़त्म करने की। और ख़त्म भी करने के बाद इनकी और क्या क्या मंशा थी, प्रॉपर्टी को हड़पना, विद्या से शादी कराना मेरी पति की, और सस्ते में मकान खरीदना, भूमाफिया, प्रॉपर्टी डीलर दीप तिवारी, जिनका साथ बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना भी है। तो अब मैं आपको मेन टॉपिक बताती हूँ कि आज क्या बताना चाह रही थी मैं आपके बीच में। जब मैंने ये कोर्ट में डाल दिया, नाम कट वहाँ पे महिलाओं का कटा, तो फिर तो प्रोसेसिंग शुरू हो ही गई। जब प्रोसेसिंग शुरू हुई तो मेरी सास को पता लग गया, जाहिर सी बात है, एक ही दलदल के कीड़े मकोड़े हैं, तो सास को पता लगा, मैंने मुकदमा कर दिया। तो मेरी सास मेरे ऑफिस पे नीचे जहाँ मेरा ऑफिस बना हुआ है वहाँ आई थी, देखा भी होगा इन्होंने, तिवारी औरों ने और ये वंदना भाभी ने, जब मेरे यहाँ ये सोफे पे बैठ के ढोकला खा के गई थी। मैंने ढोकला बनाया था उस दिन। मेरी सास ने मुझे बोला कि ईशा तू उनके साथ ठीक नहीं कर रही है, पड़ोसियों की लड़ाई कोर्ट तक नहीं जानी चाहिए। तो मैंने कहा जब ये मुझे इतने साल से परेशान कर रहे हैं, मैं आपके पास मदद के लिए नहीं आई, तो आप मेरे साथ ये बदतमीजी क्यों करवा रही हो? तो कह रही मैं कहाँ करा रही हूँ, नार्सिसिस्ट तो वैसे भी कबूल नहीं करता कभी भी। आज अपनी गलतियाँ कबूल करी होती तो 100 बाप नहीं बनाए होते मेरे पति के, इसने फिर एक ही पति के साथ रह रही होती ना। अपने पति की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अपने ससुराल वालों की भी कर दी, अपनी बहनों की भी कर दी। इतनी जलनखोर और इतनी नार्सिसिस्ट ये वुमेन है। मैं एक नार्सिसिस्ट के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, आप लोग नोटिस करना कि मैं उस पर क्या क्या पॉइंट बता रही हूँ, नहीं तो आप यूट्यूब पे जाके सुन सकते हैं नार्सिसिस्ट कैसे दिमागी होते हैं इनके।
तो मेरी सास ने मुझे कहा कि तू ये मुकदमा वापस ले ले। मैंने कहा क्यों ले लूँ, जब मेरे साथ इतनी बदतमीजी ये इतने साल से कर रहे हैं, मैं तो नहीं कुछ बोली इनको, और अगर मैंने इन्हें कभी कुछ गलत बोला है तो ये जाकर के मुकदमा दर्ज करा दे, क्योंकि पुलिस तो वैसे भी दीप तिवारी जी की है, ओम प्रकाश अंकल जी की है, रतनमणि डुमाल जी की है, सप्तऋषि चौकी तो सप्तऋषि चौकी सरकार की है कहाँ, सप्तऋषि चौकी तो इन्हीं लोगों की, गुंडागर्दी करने वालों की। मैंने तो और भी वहाँ पे सुने कि जो हरिपुर कला है, जो उधर सारी रानी गली, मुख्य गली सब लगती है, सबका ये एक ही रोना है कि सप्तऋषि चौकी में शिकायत लेके चले जाओ, वहाँ मजाल है, पुलिस तुम्हारी रिपोर्ट लिख ले। गुंडागर्दी है अनिल मिश्रा पार्षद की, विदित की, आकाश भाटी की, ओम प्रकाश अंकल जी की, अपना अपना एरिया बांट रखा है इन लोगों ने, और जिस एरिया से जहाँ लड़ाई हो वहीं उसी एरिया से फोन चले जाते हैं। और यहाँ तक कि उत्तम भैया जिससे मैं ट्यूशन पढ़ती थी, इनके भी नाम आते हैं कि अरे उत्तम की ना बहुत चलती है पुलिस में, ये मेरे गुरु रहे हैं। लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं उत्तम सर को बदनाम कर रही हूँ। उत्तम सर से मैं दीक्षित हूँ, एक तरह से मुझे इंग्लिश के टीचर रहे मुझे पढ़ाया है, जिसके कारण मैं एक अच्छे मार्क्स से पास हुई थी। है तो मेरे गुरु ही, इन्हीं गुरु के कारण तो मैंने सुशील जी को नहीं पकड़ा, जिन्होंने मेरा मेन गेट का थड़ा तोड़ दिया था मेरी अनुपस्थिति में। नहीं तो मैं तो आज जहाँ दीप तिवारी कोर्ट में खड़े हैं ना, तो मैं अपना मुआवजा मांगने के लिए हकदार हूँ अपने मकान का, इनसे, सुशील जी से। पर कोई बात नहीं, कर्मों के दंड तो पड़े थे ना। सुना तो मैंने था जेल तो इन्हें भी हुई थी देहरादून में। मेरा इंसाफ तो भगवान ने यहाँ नहीं तो वहां दे दिया था, इन्हें जेल काट के आए थे ये भी गंगा बिहार कॉलोनी वालों ने मुझे बहुत पहले बता दिया था, लेकिन मैं आज आपके सामने बोल रही हूँ कि जेल तो ये भी काट के आ रखे हैं देहरादून में। तो इन्होंने, जब मेरी सास ने मुझे धमकी दी, दे गीशा तुझे वापस लेना पड़ेगा, मैंने कहा आज क्यों आ रही हो आप, जब मैं आपकी बहू नहीं हूँ, आपकी बेटी नहीं हूँ, आपका ये बेटा भी बेटा नहीं है आपका ये सचिन, तो आप मेरे से क्यों मदद लेने आई हो, अब मेरे मामले में ना पड़ो। अब मुझे मजबूर किया, मैं हर स्टेप उठाने से पहले 100 बार सोचती हूँ, मैं जल्दी स्टेप कभी नहीं उठाती, शुरू से मेरा ये नियम है, 1000 बार सोच करके मैं ये स्टेप उठाती हूँ। और ये स्टेप भी मेरे को किसने उठवाया था, मैनिपुलेशन करने वाला तांत्रिक इन्हीं का लगाया हुआ सुखदेव शर्मा, जिसने मेन मौके पे कोर्ट पे जाकर के कह दिया था मैं गवाही नहीं दूंगा, और गवाही दूंगा तो तू मुझे 50,000 अभी अरेंज कर। बेरी तो इसे 50,000 रुपये देने के लिए तैयार था। बेरी ने कहा कि अरे चल दे तू, पहले गवाही तो दे दे, फिर हम देते हैं तेरे को, डालते हैं ऑनलाइन। इन्हें कहा पहले पैसे रख तो गवाही दूंगा मैं अंदर जाके। तो इसके लिए एक वीडियो बनाई जाएगी, इसका सारा राज खोलूंगी। इसने आज मिलो सजना भी खाए थे चौकी में, इसने मैनिपुलेशन करा मुझे, कैसे कैसे किया, क्या क्या किया, इतना मजबूर कर दिया कि मुझे कोर्ट जाना पड़ा। वरना मैं तो वो लड़की हूँ कि तुम लोग मेरे साथ कितना ही गंदा कर लो, मैं उस महादेव पे छोड़ देती हूँ कि मेरा बदला वो बैठेंगे। वो बैठा मेरा असली मालिक, वो बैठा है मेरा असली बाप। लेकिन तुम लोगों ने मुझे इतना जीना हराम कर दिया था। फिर उसको जब बेरी ने कहा कि गवाही, कह रहा गवाही दूंगा तो पैसे लूंगा, हमने कहा हमें नहीं चाहिए, हमने कहा तो अपने घर निकल चल। मैंने बोला घर निकल, अब हमें नहीं चाहिए, जैसे से क्या होगा, केस ही तो हार जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है हमें यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा तो ऊपर वाला अपना भी कर देगा तिवारी का सफाया। जब इसकी बेटी के साथ होगा, जब इसकी बहू के साथ होगा, जब इसकी बहू के साथ गलत होगा, अपाइजे पोता पोतियाँ पैदा होंगे, ठीक है, जब मेघा को ससुराल में तंग किया जाएगा, अपना आप जलील होगा, तब पता लग जाएगा किसी की बेटी की आह कहाँ लगती है। फिर अपने बच्चों पे तो लगती है। वो कहते हैं ना, मैंने सुना था कि भागवत में ही कि तुम्हें औलाद ऐसे नहीं दी जाती, औलाद इसलिए दी जाती है ताकि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे लगा रहे, कि तुम किसी के जब धी बच्चों को परेशान करो, जब तुम्हारी औलाद पे आएगा तो वो ज़्यादा तिल मिलाता है, वो ज़्यादा दर्द होता है। अपने पे तो कितना भी दर्द हो जाएगा, अपने को जब इंजेक्शन लगता है हम बड़े से बड़े दर्द को सह लेते हैं, लेकिन जब हमारी औलाद को इंजेक्शन लगते हैं तो कहीं ना कहीं दर्द होता है ना, कि हमारे बच्चे को है इतना कष्ट हो रहा है, हाय कितना होता है, कितने माँ बाप तड़पते हैं। तो भगवान ने इसीलिए औलाद दी है
कि जब माँ बाप के कर्म बच जाए ना तो वो औलाद में पड़े आगे जाके, तो वो पड़ेंगी, तो वो तो आएगा तुम्हारे आगे। मैंने किया होगा तो मैं कहती हूँ 1000 गुना मेरे ऊपर आए, और अगर तुमने किया है तो एक शिव भक्त की आहा तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगी, ये ध्यान रखना। जिसने मेरे साथ मुझे दर्द दिया है और मुझे आंसू दिए हैं। तुम लोगों ने मेरे आंसू देखकर बड़े मजे बनाए, मुझे बीमार देखते हुए, मुझे रोते हुए, मुझे तकलीफ में देखते हुए बहुत आनंद उठाया जब मेरे ये आंसू निकले। और जब ये मेरे आंसू महादेव, बिल्केश्वर महादेव मंदिर में बैठ के निकले, तो मेरे महादेव को मजा नहीं आया। मेरे महादेव ने कहा तू सब्र कर, मैं छोड़ सकता हूं, हमारे न्यायाधीश शनिदेव को ही छोड़ सकते हैं। जब उन्होंने शनि की 7.5 में मुझे नहीं छोड़ा, तो ये तो है क्या ये शकुनी जैसे लोग। जब शकुनी ने भी बिना हथियार उठाए युद्ध करा था और वंश खराब कर दिया था, सारा वंश उजड़ा था, करा था ना, सुना होगा आपने महाभारत में। ऐसी ही तुम्हारा भी वही हाल होगा जब तुम्हारे वंश बर्बाद होंगे। ये शिव भक्त की आह है, अब बचोगे नहीं तुम मेरी श्राप से। और जब जब तुम्हारे साथ गलत होगा तब तब तुम तिल मिल बिठोगे, और उस वक्त मेरी याद आएगी जहन में, चाहे मैं दुनिया में हूं चाहे मैं नहीं हूं। ठीक है, एक स्त्री की जब कोई बद्दुआ लेता है ना, तो धन भी नष्ट और तन भी नष्ट और सामाजिक प्यार लगाओ प्रतिष्ठा भी खत्म। मेरी बद्दुआ खाली नहीं जाएगी, मेरे एक एक आंसू तुम लोगों का इतिहास लिख रहा है तुम्हें बर्बाद करने का। तो मेरी सास ने जब ये मुझे धमकी दी, तो मेरी सास ने पता क्या कहा, चलिए आप ध्यान से सुनिए कान खोल के। मेरी सास ने कहा अगर तूने इन्हें नहीं छोड़ा ना ईशा, देख तू हमें मरवा देगी। मैंने कहा तुम्हें मरवा दूंगी? तुम तो खुद एक डॉन हो, एक माफिया के साथ रहती हो। तुम्हारे पास तो, तुमने तो खुद बोला था कि तुम्हारे पास पूनम भगत है, बता नहीं कौन है ये आंटी, पूनम भगत आंटी जी। मेरे पास पूनम भगत है, मेरे पास पालीवाल का परिवार है, मेरे पास ओम प्रकाश जगदम्बनी जी का परिवार है, मेरे पास लक्सर में बदमाश है, दौलतपुर के बदमाश है, पता नहीं लक्सर में भी कोई दौलतपुर होगा गांव। इस तरह से जब इन्होंने धमकियां दी, तो मैंने कहा आप क्यों डर रही है, आपको क्या के डरने की ज़रूरत है? क्यों? क्योंकि ये खेल इसी ने रचाया हुआ था। अब इसको डर था कि अगर ये ज़्यादा बात बढ़ गई तो ये तो पूरी पोल खुल जाएगी, मेरी भी राजनीति खुल जाएगी इसके आगे। मैंने कहा अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। जबकि मेरे पास राजकुमार जी की बहन डोईवाला वाली दीदी आई थी कि हाँ माफ़ी मांगी थी कि हमारे भाई को माफ़ कर दो। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि मुझे इन्हें सज़ा दिलवानी है या इनसे कुछ वसूल करना है। इन्हें अकल ठिकाने आ जाए कि भैया ऐसे क्यों परेशान करते हो, मैंने तुम्हारा किया क्या है यही बता दो ना। मैंने ये किया है या मेरे बाप ने किया या मेरे दादा ने किया, मुझे बता दो कि तुम मुझे इस बात पर परेशान कर रहे हो। पर इनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मेरे पापा ने बताया था कि जब ये तंग बार बार करते हैं ना, जो सुधरते नहीं है, ये तुमसे जलते हैं, ये तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। जो तुम्हारे पास चीज़ है ना वो तो हत्याना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं। वो तुम्हारे काबिल नहीं बनना बारे, ना नॉलेज में, ना पर्सनालिटी में, ना दौलत में, ना शोहरत में, ना व्यवहार में। तो इसलिए ये गुंडागर्दी दिखाते हैं ताकि तुम उनके तलवे चाटो, अपना रुतबा बना कर रखते हैं। तो मुझे इनकी राजनीति समझ आ गई थी। फिर जब मुझे पुलिस ने बोला कि मैडम आप कोर्ट जाओ, देखो मेरे ऊपर तो प्रेशर है, नेता कोई है और मैं नहीं लिखूंगा कुछ भी, तो मजबूरन इन्होंने तो मजबूर किया कोर्ट में जाने के लिए। मैं कोर्ट चली गई। अब कोर्ट पे तो केस चल ही रहा है, अब आपके समक्ष वो भी डाल दिया जाएगा। इन्होंने सिजोफ्रेनिया भी मेरे को बीमारी साबित करी हुई है। अब मैं इनकी अपनी बीमारी को भी साबित करूंगी कि मेरे पास भी तो अपने इलाज के ट्रीटमेंट के पेपर हैं। तो इन्होंने इस तरह से, मेरी सास ने जब धमकी दी तो मेरी सास ने बोला कि देख तिवारी की पहुंच बहुत आगे है, तू एक काम कर, चल राजकुमार को मत छोड़, तू तिवारी को छोड़ दे, तिवारी के परिवार को छोड़ दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, अब तिवारी को क्यों छोड़ दे? जब वो कहता है कि मेरे पास ओम प्रकाश जगदम्बनी है, हम तिवारी हैं, तिवारी काट के रख देते हैं हम, है क्या तू हमारे आगे? एक वो राजकुमार क्या पालीवाल है मेरे पास, पालीवाल। तो ये सब जो गुंडागर्दी इन्होंने दिखाई, इसका जवाब दे दो मुझे। तो मेरी सास तो चुप हो गई। ठीक है, उधर से अंजू बेरी कहती है हमारे पास तो रतनमणि डोभाल है, और मैंने अपनी सास को भी कह दिया, मैंने कहा आपके पास ओम प्रकाश अंकल जी है, सतपाल महाराज जी है,
और योगेंद्र सिंह भदौरिया अंकल कोतवाल जी है तुम्हारे पास उस टाइम पे। तो तुम लोगों ने जब सबके पास पहुँच है, भैया मेरे पास तो पहुँच नहीं है, मुझे यहाँ तक पहुँच बनाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा मुझे बता दो, ताकि ये लोग मुझे ना परेशान करेंगे। तो मेरी सास ने बोला कि देख तू जिंदा मारी जाएगी, मेरी बात को मान ले। मैंने कहा क्यों, हुआ क्या है? इसने बोला कि देख दीप्ति तिवारी जी का, देखो अभी मैं माफ़ी मांगती हूँ पूनम आंटी से, इनने बोला दीप तिवारी जी की जो सेटिंग है, दीप तिवारी जो अयासी करता है वो पूनम झा के घर में जाके करता है, और पूनम झा ने इसके प्यार के चक्कर में अपने पति को मार डाला था, मरवा दिया उसने। मुझे नहीं पता, मेरे को पता था मेरी सास झूठ बोलती है। फिर यही बात छानबीन करने पे मैंने अपने ससुर से पूछा, तो मेरे ससुर ने बोला कि हाँ मैं धीरज के पापा की गाड़ी चलाता था, मतलब वो मेरी गाड़ी में जाते थे, आना जाना रखते थे, मैं इनके परिवार को अच्छी तरह जानता हूँ। उनका भी यही कहना था कि हाँ ये लोग ऐसे हैं माफिया टाइप के। तो इन्होंने मुझे धमकी दे दी। जब मेरे को पूनम आंटी से क्या लेना देना, मैंने पूनम झा आंटी को पहली बार धीरज की शादी पे घर पे देखा था, ठीक है, और मैं आपसे मिलना चाहती थी, मुझे आपका घर नहीं पता था। पूनम झा आंटी को मैंने धीरज की वो जो कीर्तन चल रहा था अंदर महिला संगीत, तब इन्होंने भी मुझे फर्स्ट टाइम देखा होगा शायद, और मैंने भी इन्हें फर्स्ट टाइम देखा था। मुझे लगा कि मैं बात डिस्कस कर लूँ जो मैं आज आपके सामने कर रही हूँ। तो मेरी सास वहाँ आई थी, वैसे तो वो कभी किसी के सुख दुख में जल्दी से जाती नहीं है, लेकिन मेरी सास वहाँ ये निगरानी करने आई थी कि यहाँ पर जब ईशा कीर्तन में जा रही है तो यहाँ पूनम जी भी आएंगी। अब जब ईशा तो मुँह फट है, ईशा तो मुँह पे पकड़ लेती है, तो ईशा ने अगर पूछ लिया तो मेरे तो जूते पड़ने। तो ये वहाँ पर सिर्फ कीर्तन को एंजॉय करने नहीं आई थी, सिर्फ एक निगरानी करने आई थी कि मैं आपसे बात तो नहीं कर रही हूँ, मैं आपको वो सच तो नहीं बता रही हूँ जो मेरी सास ने बताया आपके रिलेशन और तिवारी जी के रिलेशन में। फिर तिवारी जी का ये कहना था कि मेरे मुँह मत लग, मुझे धमकी देता था ये तिवारी, और तिवारी इसकी बीवी, हमारे मुँह मत लग, हमारी बहुत पहुँच है, मेरी अजय भट्ट सांसद से मैं तुझे बता रहा, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, यहाँ पे तू रह के दिखा इस मकान में। वो भी वीडियो मेरे पास बनी हुई है। जब ये वीडियो बन गई थी तो ये वीडियो को डिलीट कराने के लिए मेरे घर में इन्होंने वो एस्ट्रोलॉजर सुखदेव पैसों में लगाया था कि तू इसका लैपटॉप ओपन करता है तो हमारी जो वीडियो बनी हुई उसको डिलीट मार दियो। इस लड़के ने वीडियो डिलीट मारी ताकि तिवारी के सबूत खत्म हो जाए, जबकि कोई भी राजकुमार की डिलीट नहीं मारी थी इसने तिवारी जी की वीडियो 5-6 डिलीट मारी। मुझे और कॉन्फिडेंस बढ़ गया और पक्का शक हो गया कि ये तिवारी का आदमी भी था पैसों में। तो मैंने पहले से ही पेन ड्राइव में सेव कर रखी थी, मुझे पता था ये डिलीट मारेगा। क्यों तिवारी जी, सही बोला ना? ये एस्ट्रोलॉजर तुम्हारे साथ तुम्हारे ग्रुप का भी है, क्योंकि जितने भी हरिपुर में आपकी बरादरी के तांत्रिक लोग हैं ये उसी में से ही ग्रुप का एक सदस्य है, ये भी मेरे को सब पता है। तो जब मेरी सास ने धमकी दी कि अजय भट्ट सांसद, मैं इन्हें भी नहीं जानती हूँ ये कौन है, लेकिन हाँ अब जब नाम मुझे रटा हुआ था तो मेरे दिमाग में रट गया, तो मैं आपके बीच में बता रही हूँ, मैं नहीं जानती कौन है। अजय भट्ट सांसद की धमकी इसने मुझे दी, और ओम प्रकाश अंकल जी की तो ये देते आए हैं, रतनमणि डोभाल की देते आए हैं, पूनम झा आंटी के साथ इन्होंने अवैध संबंध बताए हैं मेरी सास ने, मुझे नहीं पता है कहाँ तक सही था। फिर इन्होंने कहा कि देख ये तो फिर मदन कौशिक जी से तेरे को मरवा देगा, वो विधायक है, तुम दोनों को परेशान करवा देगा मदन कौशिक से, और ये सच जताने के लिए अगले ही दिन माननीय विधायक मदन कौशिक जी विदित पार्षद और अन्य सदस्यों के साथ दीप तिवारी के घर पे भी आए थे, ठीक है। और मुझे ये दिखाया गया था कि देखो हमारी तो मदन कौशिक जी से भी बहुत है, पर मैं उलझ गई। मैंने कहा ये नाम लेता है ओम प्रकाश अंकल जी का, सतपाल महाराज जी का, अब ये इधर मदन कौशिक जी भी इनके घर में क्या करने आ गए। दिमाग चलता रहा, कोई बात नहीं, मैंने कहा कोई नहीं, विधायक है, हो सकता है ऐसी मिलने आ गए हो, लेकिन वो मुझे पहुँच दिखा रहे थे, पहुँच दबदबा दिखा रहे थे। ऐसे ही कुछ मुझे खड़खड़ी के वाल्मीकि बस्ती के भी 2-4 लोग मुझे डराने और धमकाने के लिए सामने छज्जे पे खड़े होकर के पिस्टल दिखाकर, शाम के 7 और 7:30 बज रहे थे, उस व्यक्ति ने मुझसे खास कर रुक करके पूछा तिवारी जी का घर यही है क्या? मैंने कहा हाँ जी, क्योंकि वो मुझे पास से देखना चाहते थे कि ये वही लड़की है जो तिवारी को धमकी देती है, जबकि तिवारी ने मैनिपुलेशन कर रखा था कि ये लड़की मुझे धमकी देती है और इसने जीना आराम कर रखा। जी नहीं, सिर्फ तिवारी को मेरा ये मकान खाना था। और जब ये बात हुई भी मैंने अपनी सास को बताई कि इसने कोई आज बंदूक दिखवाई है, मुझे पिस्टल दिखवाई है बालकनी से, और वो अमरूद लेके आए थे, याद आ गया होगा तिवारी जी को, अमरूद लेके आए थे, मैंने उनकी पन्नी में अमरूद देख लिए थे कि ये अमरूद लेके आए हैं तिवारी जी के लिए। तो इस तरह से इन्होंने मुझे डराया धमकाया है, मदन कौशिक जी के नाम से लेकर के ये इमली खेड़ा के बदमाश रहे हैं।
और ये अजय भट्ट कौन है आप देख लीजिए। पूनम झा आंटी का मैंने सच उजागर कर दिया, कितना सच है ये अपना आप ही पूछताछ कर लें, और मैं हर चीज़ का आप लोगों को जवाब देने के लिए तैयार हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सच के साथ कि तिवारी ने मेरे साथ और क्या क्या हरकतें करी है। धन्यवाद।